नमस्कार। सनातन जगत के इस एपिसोड में, इस अंक में देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे संविधान का जो प्रासंगिकता है हमारे लिए, उस प्रासंगिकता का आधार हमारी शिक्षा व्यवस्था है या नहीं है। अगर है तो क्या वो सभी लोगों के लिए एक जैसे प्रासंगिक है या फिर अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, इनके लिए अलग अलग प्रासंगिकता है। शिक्षा के माध्यम से हमें उस संविधान का पालन करने में कैसे सक्षम बनाया जाता है या सक्षम बनने से वंचित कर दिया जाता है, ये हम सब जानेंगे आज अधिवक्ता श्री देवेंद्र शर्मा से। शर्मा जी। जय जगन्नाथ। और सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं अपना मैं, कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने सनातन के माध्यम से, आपने इतने चैनल के माध्यम से उठाया है। भारत आदि अनादि काल से इस संपूर्ण विश्व को ज्ञान का, कल्याण का, चराचर जगत में सभी के कल्याण की भावना की से काम करता आया है। हम जब भी ये बात कहते हैं कि भारत 1947 से आया, ये अपने आप के अंदर भारत के सहस्त्राब्दियों के इतिहास की, उसकी एक जीवंत परंपरा को नकार देने जैसा है। हम ये सब जानते हैं, ये आज की तारीख में कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है कि भारत का जो संविधान है वो वास्तव में भारतीयता उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो भारत सरकार कानून था, ये वास्तव में देखा जाए तो उसी का एक थोड़ा सा जो है वो एक रूपांतरित रूप है, जिसके अंदर कुछ चीजें यहाँ वहां से जोड़ी गई। पर फिर भी हम इसका सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए करते हैं कि जिन भी परिस्थितियों के अंदर वो आया, आज वो हमारे भारत को चलाने वाला एक नियामक पक्ष है। पर हम ये भी साथ में मानते हैं कि ये मान हम इसलिए भी मानते हैं कि ये स्वयं संविधान सभा ने भी माना, और उसके बाद में जो संसद है हमारी, वो संसद भी ये बात मानती आई है कि ये संविधान जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसके अंदर इसलिए निरंतर संशोधन होते आए हैं, संशोधन छोटे बड़े सभी प्रकार के संशोधन हैं। इसमें एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहेंगे कि यह कोई फाइनल अंतिम जो है वो संविधान का रूप नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सुधार जो हैं उनकी आवश्यकता है। अब वो सुधार किस प्रकार के हैं? मैं ये बात जब से कानून के विद्यार्थी के नाते या एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं बार बार ये बात कहता आया हूं कि भारत का संविधान जो है वो पक्षपात करता है। पक्षपात किनके बीच में करता है? वो पक्षपात उनके बीच में करता है जो भारत को, भारत के साथ में मातृत्व भाव का संबंध मानते हैं, जिनकी जन्मभूमि, जिनकी पुण्य भूमि, जिनकी कर्म भूमि, जिनका सब कुछ भारत है उनमें, और ऐसे भारत में रहने वाले समुदायों के बीच में जिनके लिए भारत कर्म भूमि तो हो सकती है, लेकिन वो भारत उनके लिए पुण्य भूमि नहीं है। पुण्य भूमि उनके लिए मक्का मदीना हो सकती है, उनके लिए वेटिकन हो सकती है, या ऐसे कोई और स्थान हो सकते हैं। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को लेकर जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भारत में सुधार कर, जिनको उन्होंने सुधार कहा है पर वास्तव में सुधार नहीं थे, वो भारत को किस तरीके से पश्चिम के अनुरूप, ईसाइयत के अनुरूप, अब्राहमिक धर्मों जो मजहब हैं उनके अनुरूप गढ़ा जाए, उस गढ़ने की प्रक्रिया में अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने इसका, कानूनों का उपयोग किया अपने हित के लिए। इसीलिए जब भारत के अंदर जब ये कानूनी सुधारों की प्रक्रिया चल रही थी, उस सुधारों के बीच में ईसाइयों को विशिष्ट अधिकार देने के लिए,
उनके शिक्षा संस्थानों को, आज मैं शिक्षा से बात शुरू करूंगा, हालांकि हिंदुओं के साथ में किस प्रकार से पक्षपात होता है उसके कई पक्ष हैं, शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष है, उसके अतिरिक्त भी इसके और 2 3 4 पक्ष और भी हैं जिनके बारे में आप अनुमति देंगे तो हम अगले उनमें इस बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं शिक्षा की बात करता हूँ। तो ईसाइयों की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उन शिक्षा संस्थाओं को बाकी शिक्षा संस्थाओं से अधिक महत्व देने के लिए 1930 के आसपास जब ये सब चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उस समय में ये बात निकल कर आई कि इनको कुछ विशेष प्रावधान देने चाहिए जिससे ये बाकी लोगों से अधिक कर सकें। क्योंकि आप अगर बच्चे को बचपन से ही उसमें इस तरह की बातों को डालते हैं जो कि उसके आने वाले समय में उसके भविष्य को निर्धारित करेंगी, तो आप बच्चों को कैच देम यंग जो बात कही जाती है कि बचपन से ही उनको पकड़ा जाए। तो ये उस समय में ये बात आई कि जितनी भी भारत के अंदर माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट सुविधाएं देने का काम जो है वो उस समय में किया गया, जो बाद में जब भारत के संविधान की रचना का जब विषय आया तब उसको लगभग उसी रूप में, क्योंकि एक बात हम एक बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि भारत का विभाजन जो हुआ वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के ऊपर हुआ, किंतु भारत की जब संविधान सभा बन रही, भारत के टुकड़े हो गए, तो भारत की संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की हित की रक्षा के लिए भी एक समिति बनाई गई थी। और जब ये बात आई कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उनकी विशिष्टता की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष उपाय होने चाहिए, तो वो विशेष उपायों को जब उस माइनॉरिटी की जो कमेटी थी, कमेटी फॉर द माइनॉरिटी राइट्स, उसमें जब दिया गया तो उन्होंने इसको और भी, इसको हम कहें कि और खतरनाक बना दिया गया। और जहां से इस जो नॉन मेजॉरिटी जो रिलीजन्स थे, जो माइनॉरिटीज थे, उनके वो उन्होंने विशेष अधिकार दिए। और उन विशेष अधिकारों का अर्थ जो सीधे सीधे हम अगर समझें आज की तारीख में, तो भारत की सरकार या राज्य सरकारें वो इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर दखल नहीं दे सकती हैं, यानी वहां पर बनाए हुए कानून जो हैं वो या तो वहां पर लागू नहीं होते हैं, या लागू होते हैं तो इतनी अल्प मात्रा में लागू होते हैं कि वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। ये उदाहरण को मैं इस तरह से समझाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का राज्य है, 1947 से है, लेकिन धारा 370 के चलते भारत सरकार के बनाए हुए कानून, भारत की संसद के बनाए हुए कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। यानी जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये स्वीकार करेगी तो ही वो लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। ऐसे ही भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये एक तरह से 370 ही हैं। यानी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के जो संस्थागत स्वरूप है, उसके जो कानून हैं, वो कानून इन 29 और 30 के कारण इन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो माइनॉरिटी से संचालित होंगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत सरल, जैसे हम उदाहरण में समझे, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार दिया गया, इस शिक्षा के अधिकार के अंदर जो भी उसके प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाएं हैं, उन पर नहीं लागू कर सकते। यानी इस आर्टिकल 29 और 30 ने वही काम किया जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 कर रही थी। तो ये चर्चा होनी चाहिए, ये वास्तव में हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति से इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि आज जब जम्मू कश्मीर के साथ में जो पूरे देश के साथ में एक तरह का विभाजनकारी धारा 370 थी, उसको हटा दिया गया, तो क्या आज देश के सामने यह बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि शिक्षा संस्थाओं में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उनको ये जो 370 के तरह का जो एक हथियार दिया हुआ है, मैं इसको अधिकार नहीं कहता हूं, ये हथियार है वास्तव में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के सामने
जो भारत में रहते हुए भी भारत की कानूनों से बाहर हैं। अब बाहर होने का दुष्प्रभाव क्या है? बाहर होने का दुष्प्रभाव ये है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जो आपके अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं जो कि बाकी संस्थाओं पर लगते हैं, वो इन पर नहीं लगते हैं। उदाहरण के लिए कि आपने कहीं पर प्रिंसिपल अपॉइंट करना है, तो अगर वो किसी जनरल या हम ये कहें कि नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए जो तय हड़ताएं हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी बहुत स्ट्रिक्टली, उसको बहुत सख्ताई से, कठोरता से उसका पालन करवाया जाएगा। अगर उसका कहीं पर भी उसकी अवहेलना होगी तो सरकार या न्यायालय जो है वो उसको लागू करवाएगा। लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ में ऐसा नहीं है। उनको अपनी विशिष्टता की सुरक्षा करने के लिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि योग्यता नहीं रखता तुलनात्मक रूप से नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो उसको भी वहां का प्रिंसिपल बना सकता है। वो वहां पर अपनी धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं, अपनी मजहबी शिक्षाएं दे सकते हैं। यानी कि वहां, अच्छा, इसके साथ में एक और बहुत खतरनाक बात है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिर्फ माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर सभी लोग, चाहे वो संचालन करने वाले हों, चाहे उससे लाभ लेने वाले हों, उनका भी माइनॉरिटी का ही होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम ईसाई संस्थाओं को, शिक्षा संस्थाओं को देखते हैं, तो वहां पर संचालन करने वाले लोग, अध्यापक वगैरह, वो वहां पर सबके सब जो है क्रिश्चियन फादर्स, नन जो होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। लेकिन वहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो ईसाइयों के अतिरिक्त बाकी सबके भी होते हैं। लेकिन वो जो बच्चे जो कि नॉन क्रिश्चियंस हैं, उन बच्चों को शिक्षा वही ग्रहण करनी पड़ती है जो कि ईसाइयों के लिए होती है। यानी आपने बचपन से ही उनमें इस तरह की आपने डाल दिया, भाव डाल दिया, और वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, ये आज की तारीख में कोई छुपा हुआ नहीं है। और ये अधिकार उनको कौन देता है? ये अधिकार उनको अनुच्छेद 30 देता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल बालक के मन पर, बालक बालिकाओं के मन पर वो किस तरह का दुष्प्रभाव डालते होंगे। और वहां से ही उस बालक को, जिसका परिवार इस सोच के साथ में चल रहा है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मेरा बच्चा अच्छे गुण संस्कार प्राप्त कर रहा है, परंतु वास्तव में उसके मन में भारत के सनातन धर्म, भारत की सनातन परंपरा के विरुद्ध जो है, वो एक धीमा विष जो है उसके मन में डाला जा रहा है। तो ये जो इस तरह की का जो भेद है, ये भेद का अधिकार, इस भेद का हथियार जो दिया जा रहा है इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को दिया जा रहा है, वो भारत के संविधान के आधार पे दिया जा रहा है। तो इसीलिए इस बारे में मेरा एक बहुत ही सुनिश्चित मत है कि भारत, जिसका कि विभाजन माइनॉरिटी मेजॉरिटी और इसके साथ साथ द्विराष्ट्र सिद्धांत पर हुआ, टू नेशन थ्योरी पर हुआ, ऐसे विभाजन की पीड़ा का दंश झेलने वाले भारत में किसी भी प्रकार के, किसी भी माइनॉरिटी को किसी भी प्रकार का ऐसा अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिसका लगाव, जिसका समर्पण जो है वो भारत भूमि के इतर कहीं और हो। ये हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए, हमारे सांस्कृतिक ताने बाने के लिए, और यह हमारी लंबे समय में देखा जाए तो हमारी सभ्यता मूलक जो सुरक्षा है उसके लिए एक बड़ा संकट है। और ये संकट आज हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय पश्चिम पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य थे, जहां पर कि ईसाइयत कहीं पर 30% थी, कहीं 35% थी, आज वहां पे 90% हो चुकी है। वहां पे अलग से क्रिश्चियन लैंड बनाने की बातें चल रही हैं। ऐसे ही भारत के अंदर जो मदरसों का जिस तरीके से प्रसार हुआ है, आप 1947 के आंकड़े निकाल कर देखिए और आज निकाल कर देखिए, तो इतना बड़ा भेद आपको दिखाई देता है। तो ये सरकार के माध्यम से बहुमत की जनता के दिए हुए
धन से, उनके टैक्स से, उनसे टैक्स से अर्जित किए हुए धन से ये जो चीजें चल रही हैं, ये वास्तव के अंदर बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति से, खुलेपन से हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि क्या एक ऐसे देश के अंदर जो विभाजन की पीड़ा का दंश झेलकर 3-3 हिस्सों में बांटा गया हो, जिसे वहां पर क्या इस तरह के कानूनों का होना उसकी अपनी एकता, उसकी अपनी अखंडता, उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है या नहीं, इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सनातन जगत के इस मंच के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के वातावरण में हम यहाँ रह रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से इसके ऊपर खुलेपन से चर्चा होनी चाहिए कि इन कानूनों का रहना, इन संवैधानिक अनुच्छेदों का रहना और उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के माध्यम का उपयोग होते हुए ऐसे निर्णय होना, ये क्या हमारे लिए सही है या गलत है। इन 70 वर्षों में इस तरह के 370 धारा 370 जो अनुच्छेद 370 की तरह जो विशेषाधिकार हमने इन अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को दिए हुए हैं, क्या ये अधिकार वास्तव में देश के विरोध में हथियार देने जैसा तो नहीं है। इसके ऊपर एक मुक्त मन से चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद देवेंद्र जी। एक शुरुआत में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, पुण्य भूमि। पुण्य भूमि वो होता है जहाँ पाप ना किया जाए। तो पुण्य भूमि को सार्थक करने के लिए पाप को चिन्हित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक कर्तव्य है, हर नागरिक का, हर नेतृत्व का, हर धर्म गुरु का। और यही काम सनातन समय से हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे परंपराओं ने किया और हमारे शासकों को, नेताओं को, यहाँ तक के आक्रांताओं को इस पर अभिहित किया कि पाप न करने के लिए सबसे पहले पाप को चिन्हित करो और उसको समाज से निष्कासित करो। यही प्रथा रही है, आशा है यही प्रथा रहेगी हमारे यहाँ। और आगे भी हम देखेंगे कि शिक्षा में और शिक्षा के अतिरिक्त किन किन जीवन के क्षेत्रों में इस तरह की असंगति पैदा की गई है, क्योंकि मानसिकता जो है वो अभी भी पराधीनता का ही बना है। धन्यवाद। नमस्कार।